गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने सिविक्स का फर्स्ट लेसन आवर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा पाठ का पहला लेसन होगा। एंड वी विल डिस्कस अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग अपने संविधान में जो हमारा पहला टॉपिक होगा उसमें बोलता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान क्या है। The Constitution is a set of written rules and regulation according to which a country govern। संविधान जो हमारा है वह यह बताता है कि हमारे देश में शासन को कैसे चलाया जाता है, यानी कि जो यह सुनिश्चित करता है कि देश के शासन को चलाने के लिए एक नियम, एक कानून की आवश्यकता होती है और उस नियम और कानून को वह पालन कराता है। यह स्पष्ट बोलता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रिटेन रूल्स। यह एक लिखित नियमों की पंक्ति है एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री गवर्न, जिससे कि हमारे देश में वह शासन चलता है। अब बात आती है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। जैसा आप सभी जानते हो कि भारत को जब आज़ादी मिली वह 15 अगस्त 1947 की मिली थी, यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया को छोड़कर हमेशा के लिए भारत को चले गए। एंड द लीडर्स ऑफ द कंट्री रियलाइज दैट सो मेनी ईयर्स ऑफ बीइंग ए कॉलोनी हैड लेफ्ट इंडिया रूइन इकोनॉमिकली एज वेल एज सोशली। भारत का उन लोगों ने पूर्ण रूप से एक्सप्लॉयटेशन किया, चाहे वह फाइनेंशियल लेवल पर हो या फिर कास्ट के मैटर पर, रिलीजियस मैटर पर, यानी कि हर मुद्दे पर ब्रिटिशर्स ने इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन किया और बहुत सारे यहाँ से वेल्थ को वो लोग एक्सप्लॉयट करके अपने कंट्री में ले गए। एज ए रिजल्ट द इकोनॉमी वाज ए पिटिबल स्टेट। और भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन जो थी वह बिल्कुल पूर्ण रूप से पुअर हो गई थी। Making the country economically strong and establishing equality in the society was the foremost concern of the leaders. And to achieve all this, it was important to have written rules, regulation and right according to which the country would be governed. इसके लिए सबसे ज़रूरत क्या था कि देश में एक सही ढंग से एक ऐसे कानून को बनाया जाए, एक ऐसे नियम को बनाया जाए जिससे देश को सुचारू ढंग से चलाया जा सके, यानी कि देश को आगे बढ़ाया जा सके। अब बात आती है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बनाने का पर्पस क्या था। ये तो बात तय हो गई कि संविधान क्या है। संविधान हमारी जो रिटेन रूल्स है, एक लिखी हुई नियमों की किताब है जिसमें वो सभी नियमों को पालन कराता है भारतीयों के लिए। तो अब बात आती है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा पर्पस क्या था, हमारा उद्देश्य क्या था संविधान बनाने का। तो संविधान बनाने का हमारा पहला उद्देश्य था द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फंडामेंटल राइट्स टू एवरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। इट मीन्स संविधान भारत के प्रत्येक नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स, यानी कि उनके मौलिक अधिकार को वह प्रदान करता है। उनके कुछ ऐसे राइट्स हैं जो उन्हें वह प्रोवाइड करता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग लॉ ऑफ द कंट्री। वह कानून को एक फ्रेम करता है, एक फ्रेम आउट करता है। किस मैटर में, तो देश को सही ढंग से चलाने के लिए नियमों को बनाता है, एक संहिता को तैयार करता है ताकि देश का डेवलपमेंट जो हो वो एक सही ढंग से, एक कायदे से हो सके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एबॉलिश अनजस्ट एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस सच एज अनटचेबिलिटी एंड फीमेल फोर्टिसाइड। संविधान अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से उल्लंघन करता है एंड फीमेल फोर्टिसाइड्स, और महिला भ्रूण हत्या को वह रोकने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इट मीन्स वह बोलता है कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 के द्वारा बैन किया गया है, अनुच्छेद आर्टिकल 17 के द्वारा, एंड फीमेल फोर्टिसाइड जो PCPNDT एक्ट 1994 में बना था, जिसमें महिला भ्रूण हत्या, जो महिलाएं
फीमेल को जन्म देती हैं उनकी हत्या जो हो जाती है उसके लिए वह पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन सम स्पेशल प्रिविलेज फॉर सर्टेन बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सो दे कैन बी ए पार्ट विथ द मैन स्ट्रीम। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज में दलित वर्ग के लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, तो बैकवर्ड सेक्शन को अपवार्ड करने के लिए, उन्हें ऊपर उठाने के लिए यह हमारा संविधान जो है वह कटिबद्ध है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव सोशल जस्टिस टू ऑल द पीपुल ऑफ द कंट्री, यानी कि सामाजिक न्याय को दिलाने के लिए भी हमारा भारत का संविधान जो है वह पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। दिस मीन्स दैट इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल द सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। चूँकि भारत आप सभी जानते हो कि एक प्रजातांत्रिक देश है और सभी लोगों को समान रूप से ट्रीट किया जाता है एंड दे हैव इक्वल राइट्स, और उन्हें समान रूप से सारे अधिकारों को प्रदान किया जाता है। द लॉ ऑफ द कंट्री आर सेम फॉर एवरीवन। भारत में हमारे जो संविधान में नियम बनाए गए हैं वह लॉ सभी के लिए वह इक्वल होते हैं, चाहे वह भारत का एक राष्ट्रपति हो उस पर भी वही लॉ लगता है, और चाहे भारत का एक आम इंसान हो उस पर भी वही लॉ एप्लीकेबल होता है। तो हमारे संविधान ने इस प्रकार के लॉ बनाए हैं बिकॉज ऑफ हिज हर कास्ट और रिलीजन, बिना किसी धर्म के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव को किए हुए वह लॉ एप्लीकेबल होता है भारत के सभी व्यक्तियों पर। अब आप वेल बेटर अंडरस्टैंड कर गए होंगे, वेल बेटर समझ गए होंगे कि हमारे संविधान को बनाने के लिए क्या आवश्यकता थी, क्यों बनाया गया हमारे संविधान को, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज इट इम्पोर्टेंस। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का ड्राफ्टिंग कैसे किया गया, कैसे उसकी रूपरेखा तैयार की गई, कैसे उसका निर्माण हुआ। तो आप सभी जानते हो कि संविधान बनाने में हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अहम योगदान रहा और उन्होंने ही संविधान का निर्माण किया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे संविधान का जो निर्माण किया गया था वह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, यानी कि संविधान सभा के द्वारा किया गया था। एंड इट्स मेंबर वेयर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली, यानी बोल रहा है कि इसके मेंबर जो भी हमारे तय किए गए थे वह किसके द्वारा चुने गए थे, तो इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, जब भारत स्वतंत्र हुआ, the Constituent Assembly served as the first parliament, and the drafting committee took 3 years to complete the task of framing constitution. एक ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया गया और उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने 3 वर्षों का समय लिया इस पूरे संविधान को, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक फ्रेम वर्क करने के लिए, और हमारा पूर्ण रूप से जो संविधान था वह बनकर 26 जनवरी 1950 को फॉर्मली तैयार हो गया। अब बात आती है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके फीचर्स क्या हैं, यानी कि हमारा संविधान जो है, भारत का जो एक संविधान है उसके क्या फीचर्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा एक लिखित संविधान है। मोर देन 400 आर्टिकल एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 12 शेड्यूल, जिसमें मोर देन 400 आर्टिकल्स हैं। इसमें आर्टिकल की टोटल संख्या कितनी है, 412 शेड्यूल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड मेनी टाइम्स सिंस इट वाज एडॉप्टेड, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा भारत का जो संविधान है उसमें सुधार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो भारत में के संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो संविधान में लिख दिया वही बातें मान्य होंगी, और जो उसने तय कर दिया वही बातें मान्य होगी। यानी कि हम लोग समय पर जैसे ही किसी भी लॉ में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता होती है तो उसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन सुधार उसमें ला सकते हैं।
अब बात आती है, पहला हमारा टॉपिक होता है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द प्रियम्बल। प्रियम्बल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना, द प्रियम्बल। प्रियम्बल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। बात आती है कि प्रस्तावना क्या है, व्हाट इज प्रियम्बल? द प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का जस्ट लाइक एक इंट्रोडक्शन करवाता है। आप सभी पढ़े हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या फिर जानते भी हो, जिसमें यहाँ फिगर में भी देख रहे हो कि नीचे में द प्रियम्बल दिखाई दे रहा है। इट ऑल्सो मेंशन द ऑब्जेक्टिव दैट कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू अचीव। इट मीन्स प्रियम्बल का मतलब जस्ट होता है, प्रस्तावना का मतलब यही हम लोग समझ सकते हैं कि यह हमारे संविधान के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंट्रोडक्शन करवाता है। क्या है संविधान? जो नीचे में आप अपने बुक में देखो, पेज नंबर 264 में जो दिखाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब सेकेंड टॉपिक है सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी इज जिसका अर्थ यह होता है संप्रभुता। संप्रभुता के बारे में हम लोग बात करते हैं तो संप्रभुता क्या है? तो राष्ट्र की स्वयं अपनी शासन चलाने की शक्ति। सोवरेनिटी का मतलब हम लोग कहते हैं कि राष्ट्र की स्वयं की अपनी शासन चलाने की शक्ति। आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग ए ब्रिटिश कॉलोनी, इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया टू प्रोक्लेम इट्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, यानी हम यह कह सकते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ और भारत की जितनी भी सीमा रेखाएं हमारे अंडर में आई, वहाँ तक हम लोग अपने शासन को कैसे चलाते हैं, हाउ वी गवर्न आवर कंट्री। मतलब कि हम लोग देश पर अपने सीमा रेखा के अंदर अपने शासन को कैसे चलाते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? संप्रभुता, यानी कि राष्ट्र की स्वयं अपनी शासन चलाने की शक्ति। नाउ फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म को हम लोग बोलते हैं संघवाद। क्या बोलते हैं? संघवाद। फेडरलिज्म क्या है? व्हाट इज फेडरलिज्म? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया द गवर्नमेंट फंक्शन एट टू लेवल्स। हम लोग सभी जानते हैं, आप स्टैंडर्ड 7 में भी पढ़ गए हो कि भारत में जो भी हमारी वर्क फंक्शन जो होता है गवर्नमेंट का, वह 2 लेवल पर होता है, एक सेंट्रल और एक स्टेट। इट मीन्स वी कैन से दैट इंडिया इज ए वेरी वास्ट कंट्री एंड इंडिया गवर्न इट फंक्शंस एट 2 लेवल। भारत में जो भी हमारा वर्क फंक्शन होता है वह 2 लेवल पर होता है। पहला है सेंट्रल और दूसरा है स्टेट लेवल। देयर आर ऑल्सो लोकल गवर्नमेंट्स इन विलेज और सिटी। उसके बाद हमारे लोकल गवर्नमेंट्स आते हैं, जो विलेज होते हैं, सिटीज़ होते हैं, वहाँ पर भी हम लोग शासन को चलाते हैं। ग्राम पंचायत होते हैं, ब्लॉक होते हैं। तो ये हमारा होता है फेडरलिज्म, संघवाद, यानी कि भारत में जो 2 लेवल पर, यानी कि सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर जो भी हमारी सरकारें, जो भी हमारे वर्क फंक्शन होते हैं, जो भी हमारे कार्य होते हैं, उसको हम लोग फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके बाद हमारा आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? द पार्लियामेंट इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर थ्रू जनरल इलेक्शन वी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेजते हैं। फॉर व्हाट पर्पस? हम लोग इस पर्पस से भेजते हैं टू डेवलप आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने संसदीय विकास क्षेत्र के विकास को करने के लिए हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर कहाँ भेजते हैं? संसद में भेजते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट इंडिया हैज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, जो हमारा संविधान है, वह यह मेंशन करता है कि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सरकार रूल ओवर करती है, यानी कि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब आई विल डिस्कस नेक्स्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसको हम लोग वयस्क मताधिकार बोलते हैं। आप सभी जानते हो कि इलेक्शन में, इन इलेक्शंस, एवरी पीपुल ऑफ इंडिया
भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है वह मत डालने का अधिकारी होता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी विच मीन्स दैट एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन कास्ट हिज हर वोट ड्यूरिंग इलेक्शन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रीजन एंड अदर सच फैक्टर्स। आप सभी पढ़े भी हो, यह पढ़े हो कि भारत का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, जो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का हो, वह मत डालने का अधिकार रखता है। इट मीन्स 1 पर्सन 1 वोट। वह अपनी इच्छा के अनुसार इलेक्शन में जिसे भी इच्छा होती है वह अपने मत को देता है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर, अधिकारों का बंटवारा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ पावर। अधिकारों का बंटवारा क्या होता है? व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ पावर? सेपरेशन ऑफ पावर की बात जब हम लोग करते हैं, then we will discuss the constitution clearly demarcates and defines the powers and roles of the 3 organs of the government. गवर्नमेंट के हमारे 3 organs हैं। इट मीन्स 3 organs of the government. 3 organs of the government. First, legislature. Second, executive. And third is judiciary. Now we will discuss one by one what is legislature, what is executive and what is judiciary. Well, better we will understand what is the meaning of legislature. लेगिस्लेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? लेगिस्लेचर को हम लोग बोलते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं? विधायिका। यानी कि संसदीय कार्य प्रणाली में जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और जिन्हें हम अपने संसद भवन में चुनकर इलेक्ट कर भेजते हैं, वे हमारे लिए क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। वे क्या करते हैं? कानून बनाते हैं फॉर आवर डेवलपमेंट। नियमों को तैयार करते हैं फॉर द डेवलपमेंट, यानी कि विकास के कार्यों की वो रूपरेखा तैयार करते हैं, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एवरी स्टेट्स एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। देश के नागरिकों का विकास सही ढंग से कैसे हो, उसकी वो रूपरेखा तैयार करते हैं। दिस इज कॉल्ड लेगिस्लेचर, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विधायिका। एंड सेकेंड इज एक्सिक्यूटिव। एक्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका। क्या बोलते हैं हम लोग? कार्यपालिका। इट मीन्स यह तैयार किए गए नियमों को, जो नियम तैयार हमारी एक लेगिस्लेचर कर देती है, उन नियमों का सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको ये देखने का काम करती है एक्सिक्यूटिव, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका। इट इज कॉल्ड एक्सिक्यूटिव। एंड द थर्ड इज जुडिशियरी। जुडिशियरी को हम लोग, आप सभी जानते हो, न्यायपालिका के नाम से जानते हैं, जो न्याय देने का काम करती है। ऐसे बहुत सारे मैटर होते हैं जिस पर लोगों को न्याय चाहिए, तो हमारी जुडिशियरी होती है, वह न्याय देने का काम करती है। यहाँ पर आपके बुक में दे भी रहा है, द लेगिस्लेचर फ्रेम्स लॉ। लेगिस्लेचर क्या करती है? फ्रेम्स लॉ। द एक्सिक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स देम। एक्सिक्यूटिव सुधार करती है, उन कार्यों का पालन करवाती है एक्सिक्यूटिव। एंड जुडिशियरी रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जुडिशियरी क्या करती है कि कानून व्यवस्था को मेंटेन कराने का काम करती है। एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, और झगड़ों का निपटारा करती है। जो विवाद होते हैं हमारे बीच में, उनको निपटारा करने का काम कौन करती है? जुडिशियरी। अब आप वेल बेटर समझ गए होंगे कि व्हाट इज लेगिस्लेचर। फिर से हम बोल दे रहे हैं, लेगिस्लेचर जिसे हम लोग विधायिका बोलते हैं, एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका, एंड जुडिशियरी को हम लोग क्या बोलते हैं?
न्यायपालिका। एंड नाउ वी विल डिस्कस सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म आप सभी जानते हो, जिसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। सभी हम लोग जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस देश में सभी धर्म, सभी जातियों के लोग रहते हैं। भारत, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, दैट इज देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री। भारत देश का कोई भी धर्म नहीं है। आप जिस धर्म को एडॉप्ट करना चाहते हो उस धर्म को आप एडॉप्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश। आप अपनी इच्छा के अनुसार जिस धर्म को एडॉप्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस एंड फॉलो हिज हर ऑन रिलीजन। एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति का ये राइट होता है, ये उसका कर्तव्य होता है कि जिस धर्म को एडॉप्ट करने की उसका इच्छा होती है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हों, तो वह अपने धर्म को उसके विश के अनुसार वह उसको एडॉप्ट कर सकता है। तो भारत देश में किसी भी व्यक्ति का कोई धर्म अपनी इच्छा के अनुसार वह एडॉप्ट कर सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार क्या हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी सर्टेन बेसिक राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स। भारत के संविधान ने फंडामेंटल राइट्स भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान कर रखा है। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। नो बॉडी कैन वायोलेट दिस राइट्स एंड ए सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ इफ हिज हर फंडामेंटल राइट्स आर वायोलेटेड। भारत के प्रत्येक नागरिक को हमारे संविधान ने फंडामेंटल राइट्स को प्रदान कर रखा है और किसी भी व्यक्ति को इसे तोड़ने का अधिकार नहीं है। अगर वह इसे तोड़ता है, अगर वह इसे तोड़ने का प्रयास करता है, तो वह इसके लिए सीधे हमारे कोर्ट में पहुंच सकता है, जुडिशियरी के पास वो अपनी बातों को रख सकता है। अब आपको मैं बता रहा हूं हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। तो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी सम बेसिक राइट्स टू ऑल सिटीजन्स। कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे भारतीय संविधान ने हमें प्रोवाइड कर रखे हैं। तो हमारा पहला जो अधिकार है वो बोलता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। सेकेंड, आप इसे नोट भी कर लोगे, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसे हम बोल सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फाइव जो हमारा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। एंड सिक्स जो हमारा है वह है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपने देखा यहाँ पर कि ये 6 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसे हमारे भारतीय संविधान ने हमें प्रोवाइड कर रखा है, उसमें हमारा पहला है राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को मान सकते हैं हम, किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आप वेल बेटर समझ गए होंगे कि कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स है जिसे भारतीय संविधान ने हमें प्रोवाइड कर रखा है, और इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड सम फंडामेंटल ड्यूटीज। कुछ
फंडामेंटल ड्यूटीज़, कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारतीय संविधान ने हमें प्रोवाइड कर रखा है और टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर 11। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इसलिए प्रदान किए गए हैं, भारतीय संविधान ने प्रदान किया है भारत के प्रत्येक सिटीजन को, क्योंकि वी हैव टू बिकम ए गुड सिटीजन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हेल्प अस टू बिकम ए गुड सिटीजन, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमें एक सही नागरिक बनने में हमें मदद करता है, जिसकी टोटल संख्या जो है वह 11 है। यानी कि टोटल फंडामेंटल हमारे ड्यूटीज जो हैं वह कितने हैं, वह 11 हैं। इसके बारे में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमारी बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? The Constitution of India is able to adapt itself to the changing needs of the society. Since it was framed, many social and economic change have taken place in the country. देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब ये होता है, मैंने पढ़ाया भी कि हमारा जो संविधान है वह फ्लेक्सिबल है, यानी कि लचीलापन है, वह रिजिड नहीं है, दृढ़ नहीं है, उसमें सुधार किया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन इज पॉसिबल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम अपने संविधान में सुधार कर सकते हैं जब कभी भी हमें आवश्यकता महसूस होती है कि संविधान में सुधार करने की आवश्यकता है, तो समय समय पर जैसे ही आवश्यकता होती है हम अपने संविधान में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2005 द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट गेव डॉटर्स इक्वल शेयर इन द पेरेंटल प्रॉपर्टी। अभी तक पेरेंट जो भी हमारे होते थे उसमें सिर्फ जहाँ तक संपत्ति के बारे में बातें होती थी तो उन पर सिर्फ अधिकार किसका था, लड़कों का। लेकिन 2005 में हमारी संविधान ने सुधार किया गया और उसमें अधिकार लड़कियों को भी दिया गया कि पेरेंट के यानी कि पेरेंटल प्रॉपर्टी में जो संपत्ति के अधिकार का राइट बनता है वो लड़कियों को भी प्रदान किए गए हैं। नीड्स फॉर लॉ, लॉ की आवश्यकता आखिर पड़ती क्यों है? आप सभी जानते होंगे कि कानून की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों। तो आप जैसा जानते हो कि इनइक्वालिटीज़, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, जैसी कुरीतियाँ फैली हुई थीं, जैसे में इलिटरेसी था, लोगों को शिक्षा का पूर्ण रूप से अभाव था, लोग शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इग्नोरेंस, अज्ञानता थी, पोवर्टी, गरीबी थी, यानी कि लोग अपने लाइफ स्टाइल को एक बेहतर वे में नहीं जी पा रहे थे। इकोनॉमिकली एंड सोशली स्ट्रॉन्गर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टेंड्स टू एक्सप्लॉइट द पुअरेस्ट सेक्शन लीडिंग टू द वेरियस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस, यानी कि समाज के उच्च वर्ग के जो भी लोग थे वो समाज के निचले तबके के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करते थे, वो उनका शोषण करते थे, चाहे जिस रूप में करें। तो इन सारी बातों को लेकर भेदभाव, हमारे समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी, भेदभाव था कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, यानी कि समाज के उच्च वर्ग के लोग थे वो निम्न वर्ग के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करते थे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हमारी गवर्नमेंट ने समाज में इस प्रकार के प्रॉब्लम, समस्याओं को दूर करने के लिए लॉ का निर्माण किया, कानून का निर्माण किया, ताकि हर किसी के लिए कानून जो हो वह समान रूप से लागू हो सके और वह सभी पर लागू हो सके, चाहे वह एक आम आदमी हो या भारत का कोई उच्च अधिकारी हो या उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, सभी पर एक कानून लागू हो सके। अब नेक्स्ट टॉपिक, डिसेंट। व्हाट इज डिसेंट? समटाइम्स व्हेन पीपल आर नॉट हैप्पी विथ सर्टेन लॉज दे आर अलाउड टू शो देयर डिस्प्लीजर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन से, किसी भी फैसले से वो खुश नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं, वो वायोलेट हो जाते हैं, हिंसात्मक हो जाते हैं। किस मैटर में हिंसात्मक हो जाते हैं कि गवर्नमेंट की कोई भी बातें अगर उन्हें, कोई भी लॉ उन्हें अगर पसंद नहीं आता है तो वो हिंसात्मक हो जाते हैं। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया सच प्रोटेस्ट आर वेरी कॉमन। चूंकि भारत, आप सभी जानते हैं हम लोग कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड द पीपुल टेक इंजॉय ऑफ ऑल द राइट्स प्रोवाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वह उन सभी
कानूनों का पूर्ण रूप से आनंद लेता है, उसे फॉलो करता है, उसे रिगार्ड देता है जो हमारे संविधान ने उसे प्रोवाइड किए हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि जब 1990 में एक लॉ का निर्माण किया हमारे असेंबली ने, यानी देयर वेयर वाइड स्केल प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिजर्वेशन प्रोविजन फॉर द बैकवर्ड क्लासेज ड्यूरिंग द 1990। जब 1990 में बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए कुछ स्पेशल छूट प्रदान किए गए, कुछ स्पेशल उन्हें रियायतें दी गईं, तो देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। ए मास प्रोटेस्ट ऑकर्ड इन द कंट्री। मेनी स्टूडेंट्स डिस्ट्रॉयड द पब्लिक प्रॉपर्टी। उसमें बहुत सारे पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया हमारे स्टूडेंट्स ने, और उसमें बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी की तो क्षति हुई ही, बहुत सारे स्टूडेंट जो थे कैन अटेम्प्ट टू सेल्फ इमोलेशन, उन्होंने आत्महत्या किया। क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट ने बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए कुछ स्पेशल रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया था उस अमेंडमेंट में। एंड नाउ वी विल टेक ए केस स्टडी, लॉ अगेंस्ट डॉरी। आप सभी जानते हो डॉरी, जिसे हम लोग दहेज के नाम से जानते हैं। दहेज क्या है? डॉरी इज़ ए डीप रूटेड इविल प्रैक्टिस इन द सोसाइटी। समाज में जो दहेज प्रथा की जड़ें होती हैं वह हमारे बहुत अंदर गहरी हो गई हैं। मेनी वुमेन ऑफ द कंट्री फेस्ड ह्यूमिलिएशन, एम्ब्रेसमेंट एंड इवन एक्सट्रीम टॉर्चर फॉर द अनजस्ट सिस्टम ऑफ डॉरी। समाज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी हो जाती है और वो डॉरी के लिए क्या होता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है और वो शर्मिंदगी महसूस करती हैं। टू प्रिवेंट इंसिडेंट्स ऑफ डॉरी हरासमेंट, द गवर्नमेंट पास द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। समाज में इस प्रकार की जो हमारी कुरीतियाँ हैं, यानी कि लड़कियां जब शादी करके अपने घर जाती हैं तो वहाँ पर समाज में उन्हें पैसे के लिए, सामान के लिए बहुत परेशान किया जाता है या बहुत तंग किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने हमारी 1961 में क्या किया कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट पास किया। तो गवर्नमेंट के पास एक्ट को पास करने का मतलब ये था कि समाज में इस प्रकार कुरीतियों को दूर करना था। द लॉ हैज़ बीन अमेंडेड मेनी टाइम्स टू मेक इट मोर इफेक्टिव अगेंस्ट डॉरी। और समय समय पर इस एक्ट में, डॉरी एक्ट में सुधार हुआ। किस लिए सुधार हुआ? ताकि इस लॉ को और अधिक ज़्यादा इम्प्लीमेंट बनाया जा सके और ज़्यादा स्ट्रॉन्गफुल बनाया जा सके, ताकि जो लोग समाज में डॉरी के लिए महिलाओं का शोषण करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उन लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। एंड दिस इज केस स्टडी, हिस्ट्री ऑफ डिसेंट। डिसेंट का हिस्ट्री ये बता रहा है, यहाँ पर एक केस हिस्ट्री आपके बुक में दिया गया है सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में, जिसे आप सभी जानते हो कि जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स का रूल था, ब्रिटिश शासन यहाँ पर करते थे, तो वो लोग हमारे ही देश के समुद्र के पानी से नमक तैयार करते थे और उस नमक के लिए हमें टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, तब उनके नमक का हम यूज करते थे। महात्मा गांधी, जिन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा, तो वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इंसिडेंट ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल वाज द सॉल्ट सत्याग्रह एंड दांडी मार्च लेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या किया कि महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। किस लिए विरोध किया? नमक कानून के लिए। यानी कि वो नहीं पसंद करते थे कि हमारे ही देश के समुद्र का पानी है और हमारे ही देश का नमक तैयार करके ब्रिटिशर्स जो हैं उस पर टैक्स लेते हैं। 1930 में ये उन्होंने आंदोलन किया एंड गांधी जी डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ बाय अंडरटेकिंग ए मार्च ऑन फुट फ्रॉम द आश्रम अहमदाबाद टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। अहमदाबाद से लेकर डांडी तक उन्होंने यात्रा किया नियर सूरत, और उन्होंने 380 माइल्स की दूरी को पैर से चलकर तय किया, पद यात्रा किया उन्होंने, और समुद्र के तट पर नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा। अब आप वेल बेटर समझ गए होंगे कि व्हाट इज डिसेंट, यानी कि डिसेंट क्या है। आप समझ गए कि व्हेन पीपुल आर नॉट हैप्पी फ्रॉम सर्टेन लॉ, जब लोग सरकार के बनाए गए कुछ नियम या कानून से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उनका रूप जो होता है वो हिंसात्मक होता है, वो धारणा, प्रदर्शन, बंद, तोड़फोड़, उपद्रव करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंट बोलते हैं। और जिसका दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, डॉरी सिस्टम और सॉल्ट सत्याग्रह सिस्टम। ओके, थैंक यू।